नमस्कार, मैं मीरा शर्मा और आज फिर से हम सुनेंगे एक नई कहानी जो शायद आपके दिल को भी छू जाए। चलिए शुरू करते हैं। दोनों सुनो, यह रहे 2000 रुपए, सिर्फ 2000। इस छठ पूजा के बाद मुझे पता चल जाएगा कि तुम दोनों किस तरह की बहुएं हो। पटना की धूप से भरी छत पर सावित्री माँ की आवाज साफ गूंज उठी। हवा में ताजी गन्ने की खुशबू थी और पड़ोस के घरों से चावल के आटे की महक उड़कर आ रही थी। सब छठ की तैयारी में लगे थे। रिया छोटी बहू, जिसके हाथों में चमकती घड़ी और नाखूनों पर चिकनी चमकदार नेल पॉलिश, 2000 के नोटों को ऐसे घूर रही थी जैसे किसी मजाक को देख रही हो। अनन्या बड़ी बहू, जिसकी उंगलियों पर अभी भी आटे का चिपचिपापन था, धीरे से सिर झुकाकर पैसे लेती है। कुछ नहीं कहती, बस बहुत हल्की आवाज में, जी माँ। सावित्री माँ ने दोनों बहुओं की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, एक बहू पैसे का दिखावा करती है और एक बहू वही पैसे घर के लिए संभालती है। इस साल की छठ में मुझे किसी की बातें नहीं चाहिए। मैं बस देखना चाहती हूं तुम्हारे हाथों में पड़े ये 2000 रुपए आखिर बनते किस चीज में है। कैमरा धीरे धीरे दोनों चेहरों पर जूम करता है। एक के होंठों पर नाखुशी की एक खिंचाव और दूसरी के चेहरे पर गहरी शांत दृढ़ता। और बस वहीं से शुरू हो जाती है एक खामोश छठ की परीक्षा, जिसे कोई मान भी नहीं रहा था, पर दोनों बहुओं के दिल में आग लगा चुकी थी। रिया कमरे का दरवाजा जोर से बंद करती है और पलंग पर धप्प से बैठ जाती है, गुस्से से भरी हुई। माँ मजाक कर रही हैं क्या? 2000 रुपए में क्या आता है? मैं तो अगर नया क्रेडिट कार्ड ही ले लूं ना, बैंक वाले मुझे उससे 3 गुना महंगी साड़ी फ्री में दे देते। वह झुंझलाहट में फोन उठाती है। दिल्ली में रहने वाली अपनी सबसे करीबी दोस्त को वीडियो कॉल करती है। रिया, गेस व्हाट? ससुराल वालों ने पूरे 2000 दिए हैं और बोला है कि छठ के कपड़े खुद खरीदो। देख रही है ना कितना देहाती है सब। दोस्त हंसते हुए, तू बहू बनकर रह रही है या किसी टीवी वाले बचत चैलेंज में हिस्सा ले रही है? रिया तुनककर बाल झटकती है। चिंता मत कर, मैं रिया हूं। मैं अपने पैसे भी मिला दूंगी और कल पूरे मोहल्ले की आंखें चौंधिया दूंगी। बस देखना। उसी समय अनन्या वहां से गुजर रही थी, हाथ में आटे से भरा परात अभी भी थामे हुए। उसने रिया की बातें आधी अधूरी सुनी, बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अगर 2000 रुपए में भी तुम्हें अच्छा तैयार होना मुश्किल लगता है तो शायद गलती पैसों की नहीं है रिया। रिया तिरछी मुस्कान के साथ पलटकर कहती है, भाभी, आप तो हर पैसे को गिनकर खर्च करने की आदत वाली हो, इसलिए आपको तो सब कुछ काफी लगता है। लेकिन मैं ऐसे घर में बड़ी हुई हूं जहां नल भी सोने का था। 2000 रुपए तो मेरे लिए सिर्फ डिलीवरी चार्ज हैं। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, न बहस न ताना। वह बस धीरे से हाथ पोंछती है और सीधे सासू माँ के कमरे की ओर बढ़ जाती है। अनन्या धीरे से बोली, माँ, क्या मैं अपना काम बदल सकती हूँ? माँ, पूरे पूजा सामान की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। कपड़ों का इंतजाम मैं अपने आप कर लूंगी। सावित्री माँ ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, मैंने सोच समझकर ही जिम्मेदारियां बांटी हैं। पूजा की थाली और सारा सामान, यह सब तुम संभालोगी। और रिया अपने कपड़ों की जिम्मेदार। छठ पूजा सिर्फ रस्म नहीं होती अनन्या। मैं देखना चाहती हूं तुम दोनों के दिल में कौन सा देवता बसता है, सूर्यदेव या फिर खुद का दिखावा? मां की बात अनन्या के मन में पूरे दोपहर गूंजती रही। रात होते ही पड़ोस के घर से भजन की आवाज हवा में घुलने लगी। अनन्या शांत बैठकर अपनी छोटी छोटी सूची फिर से ठीक करती है। कितने दर्जन केले? बांस की टोकरियां कितनी? ठेकुआ के कितने पैकेट चाहिए? उधर दूसरी तरफ रिया इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। वह हर चमचमाते लहंगे को सेव करती जा रही थी, सोचती हुई कि किस वाले में अमीर घर की बहू सबसे ज्यादा चमकेगी जब पूरा खानदान छत पर इकट्ठा होगा। एक ही 2000 रुपए थे, लेकिन अनन्या के कमरे में उस समय सिर्फ कागजज पर कलम की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी और रिया के कमरे में गूंज रही थी, पेमेंट सक्सेसफुल। जब उसने ऑनलाइन लहंगा किराए पर लेने के लिए एडवांस भर दिया, किसी को पता नहीं था। उसी रात से ही
इन छोटे से 2,000 रुपयों का जाल धीरे धीरे कसना शुरू हो गया था और दोनों भी अगर गमरे गमरे की उसी रात से सारी दादवारी गूंज रही थी। बहुओं की किस्मत एक अनदेखी परीक्षा की ओर मुड़ रही थी। अगली सुबह सूरज बस उग ही रहा था। अनन्या बाल बांधकर, दुपट्टा ओढ़कर, एक पुराना कपड़े का थैला हाथ में लिए दरवाजे से बाहर निकल रही थी। सावित्री माँ ने पूछा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो बेटा? अनन्या मुस्कान, जी माँ, सुबह के बाजार में सामान ताज़ा मिलता है और भीड़ भी कम रहती है तो छठ के लिए अच्छी तरह चुन पाऊंगी। घर में मेरी पहली छठ है, सब कुछ ठीक से करना चाहती हूँ। वह पैदल ही बाजार की ओर चल पड़ी। गांव की पगडंडी पर अभी भी ओस की नमी चमक रही थी। केले वाले चाचा ने दूर से ही देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, बहुरिया जी, आज तो बहुत खरीदारी लग रही है। अनन्या विनम्रता से बोली, चाचा, बस ऐसे केले दे दीजिए जो अभी ठीक तरह से पके हों, 3 दिन बाद भी अच्छे रहें। छठ है, एक भी फल बेकार नहीं जाना चाहिए। वह जानबूझकर बहुत कम मोल भाव करती है, बस हल्के से मुस्कुराकर कहती है, छठ है चाचा, मैं आपसे सामान नहीं ले रही, आपकी दुआएं भी साथ ले रही हूं। फिर वह बांस की टोकरियों वाली दुकान पर रुकती है। दुकान में बैठी लड़की बहुत जवान थी, हथेलियों पर मेहनत के निशान, लेकिन चेहरे पर एक सीधी, सादी, प्यारी मुस्कान। अनन्या ने पूछा, बहन जी, कौन सी टोकरी सबसे मजबूत है? ऐसी चुन दीजिए जो अगले साल भी काम आ जाए। मैं एक बार खरीदकर फेंकना नहीं चाहती। लड़की धीरे से बोली, आवाज में थकान और राहत दोनों। दीदी, कल तो मुश्किल से 2 ही बिकीं। आपने खरीद लिया, बहुत धन्यवाद। यह सुनकर अनन्या ने मोल भाव और भी कम कर दिया। उसके मन में 2,000 रुपए अब सिर्फ काफी नहीं रहे थे, बल्कि एक सवाल बन गए थे। 2,000 रुपए का रुपए, इन पैसों से इस छोटे से बाजार में मैं कितने चेहरों पर मुस्कान ला सकती हूं? उधर कुछ किलोमीटर दूर रिया एक शानदार ब्राइडल बुटीक का कांच का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अंदर ठंडी एसी की हवा, चमकदार रोशनी और महंगे कपड़ों की खुशबू फैली हुई थी। स्टाफ तुरंत आगे बढ़ा, मैडम, छठ का लहंगा हमारे पास दिल्ली से आया हुआ बिल्कुल नया कलेक्शन है। रिया ने भारी सिक्विन से जड़े कपड़ों को उंगलियों से छुआ। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। मुझे वही लहंगा दिखाइए जिसे पहनते ही छत पर चढ़ते समय हर कोई बस मुझे ही देखता रह जाए। जहां तक 2,000 रुपयों का सवाल था, रिया ने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उसके मन में वह रकम तो कब की चुपचाप पीछे छूट चुकी थी। उसने बिना हिचकिचाए लगभग 8,000 रुपये एडवांस में भेज दिए ताकि एक गहरे बैंगनी रंग का लहंगा किराए पर मिल जाए, और मन में खुद को दिलासा दिया, घर पहुंचकर बोल दूंगी कि सेल में लिया है, कौन जांचने वाला है। वापसी में रिया की कार सुबह के बाजार के पास से होकर गुजरी। उसने देखा अनन्या भारी केले का थैला उठाए चल रही है, दूसरे हाथ में बांस की टोकरी झूल रही है। रिया हंस पड़ी। उसने तुरंत फोटो खींचकर अपनी फ्रेंड ग्रुप में भेज दी, लो देखो, ये है मेरी भाभी, क्वीन ऑफ डिस्काउंट। छठ है और मैडम जा रही हैं ऐसे जैसे आलू गोभी खरीदने निकली हों। अब अगर आप होते, क्या आप अनन्या की तरह साधारण बाजार में जाकर हर रुपये का हिसाब लगाते, या रिया की तरह सीधे महंगे शोरूम में पहुंचकर 2,000 जैसी छोटी रकम को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देते? कमेंट करके बताइए। टीम अनन्या है टीम रिया? छठ की रात से ठीक पहले छत पूरी तरह साफ कर दी गई थी। छटाइयां बिछ चुकी थीं और कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां रेलिंग के पास लगाई गई थीं। सुबह सूरज को अर्घ्य देने के लिए सबकी जगह तय थी। रसोई में अनन्या और सावित्री माँ तैकुआ और खीर तैयार कर रहे थे। घी की मीठी सुगंध पूरे घर में फैल रही थी। सावित्री माँ बोलीं, अनन्या, जरा नोट कर लो कि कितना खर्च हुआ। मुझे देखना है तुम्हारे 2,000 रुपये कहाँ कहाँ लगे। अनन्या शांत आवाज में उत्तर देती है, जी माँ, लगभग 1,600 रुपये हुए। 400 रुपये मैंने अलग रख दिए हैं। क्यों रखे वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। सावित्री माँ ने बिना कुछ पूछे बस सिर हिलाया। उनकी चुप्पी खुद ही एक तरह का इंतजार थी। दूसरे कमरे में रिया नए झुमके पहनकर बार बार आईने में देख रही थी। तभी फोन कांपने लगा। दुकान से मैसेज आया और फिर कॉल। मैडम रिया,
हमें बेहद अफसोस है। आपका जो लहंगा बुक था उसे कल एक ग्राहक ने ट्रायल के दौरान फाड़ दिया। हम उसे समय पर ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप वैसा ही दूसरा लहंगा चाहें तो किराया थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। लगभग। रिया का चेहरा तमतमाने लगा। उसने फोन कसकर पकड़ लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल मेरी ससुराल में पहली छठ है। मैं कैसे कोई साधारण सा कपड़ा पहन सकती हूं? तुरंत ठीक करवाइए अभी। दुकानदार की आवाज बेबस थी। मैडम, सचमुच मुमकिन नहीं है। हम आपका एडवांस वापस कर दे रहे हैं। कॉल कटते ही रिया ने फोन बिस्तर पर फेंक दिया और घबराहट में अलमारी उलट पलट कर खोजने लगी। अलमारी में तो सिर्फ शादी और पार्टी के भारी कपड़े थे। चमकदार, चटक रंगों वाले, भारी कढ़ाई से लदे हुए। छठ की शांत, पवित्र सुबह के लिए एक भी कपड़ा ठीक नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। मैं ऐसे कैसे पूरे खानदान के सामने जाऊं? लोग क्या सोचेंगे? अमीर घर की बहू और कपड़े जैसे बाजार जा रही हो। दरवाजा आधा खुला था और कमरे में रिया की बेचैनी एकदम साफ महसूस हो रही थी। अनन्या वहां से गुजर रही थी। उसने देखा कि रिया के कमरे की बत्ती अब भी जल रही है। वह धीरे से दरवाजा खटखटाती है। अनन्या, रिया, अभी तक सोई नहीं? कल बहुत सुबह उठना है। रिया की आवाज कांप रही थी। भाभी, आप समझ नहीं पाएंगी। मेरा लहंगा खराब हो गया है। वे लोग उसे समय पर ठीक भी नहीं कर पाए। मेरे पास पहनने लायक कुछ भी नहीं बचा। अनन्या की नजर कमरे में फैले कपड़ों पर पड़ी। वह बस हल्के से मुस्कुराई न ताना, न शिकायत। रिया, तुम छठ को कोई फैशन शो समझ रही हो क्या? कल तुम्हें लहंगे के लायक नहीं बनना है। तुम्हें बस मां की बात के लायक बनना है। रिया झुंझला उठी। आपके लिए कहना आसान है। आपको बचत की आदत है, आप बाजार संभाल लेती हैं। पर मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि काफी है या नहीं। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर शांत आवाज में बोली, कल अगर तुम चाहो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। लेकिन सिर्फ उसी से जो तुम्हारे पास पहले से है। तुम्हारी अपनी अलमारी में जो रखा है और उन्हीं 2000 रुपयों में जो मां ने दिए हैं। अगर तुम अभी भी अपने अहंकार को चुनोगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। अनन्या कमरे से बाहर चली गई। रिया को दो रास्तों के बीच अकेला छोड़कर, एक ओर अमीर घर की बहू वाला अहंकार और दूसरी ओर जिंदगी में पहली बार कुछ नया करने का मौका। सीमाओं को स्वीकार करना और उन्हीं सीमाओं के भीतर कुछ सुंदर बनाना। छठ की सुबह। अभी हल्का अंधेरा था, लेकिन मोहल्ले की सारी छतें धीरे धीरे दियों की रोशनी और भजन की आवाज से जगमगाने लगी थीं। सब लोग छत पर चढ़ रहे थे। मर्द कुर्सियां उठा रहे थे, औरतें पूजा की थालियां संभाल रही थीं और बच्चे इधर उधर भागते फिर रहे थे। अनन्या ने अपनी पूजा थाली रेलिंग के पास रखी। केले सलीके से कतार में सजे हुए, हर घच्छा सुनहरा और ताजा। बांस की टोकरी में ठेकुआ और खीर भरकर रखे थे, साधारण पर भरपूर और सुगठित। दोनों ओर हरी भरी गन्ने की डंडियां खड़ी थीं, पूरी थाली को एक शांत, पवित्र रूप दे रही थीं। पड़ोस की सुशीमा चाची झांककर बोलीं, सावित्री, तुम्हारी बड़ी बहू की थाली बहुत सुंदर है। केले सबसे महंगे नहीं हैं, पर जिसे देखो सब समझ जाएंगे कि चुनने वाली ने दिल से चुना है। कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला था कि सीढ़ियों की तरफ से अचानक हलचल सुनाई दी। रिया आ रही है। रिया छत पर कदम रखती है। वह न तो गहरे बैंगनी, चमकदार लहंगे में थी जिसकी उसने रात भर कल्पना की थी, बल्कि एक हल्की, मुलायम, फीकी सुनहरी साड़ी में पतला सा लेस बॉर्डर, बाल एक सरल छोटी में बंधे हुए और कानों में सिर्फ छोटे से झुमके। सुशीमा चाची ने भौहें उठाईं। अरे, ये वही अमीर घर की छोटी बहू है? आज इतनी सादगी क्यों? कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लगता है 2000 रुपए कम पड़ गए होंगे। हम तो सोचे थे आज कोई फैशन शो देखने को मिलेगा। रिया ने घबराकर गला सुखाया। वह चुप रहना चाहती थी, लेकिन अनन्या ने धीरे से फुसफुसाया, बोल दो। अगर तुम चुप रहीं तो लोग अपनी मनगढ़ंत कहानी बना लेंगे। रिया ने एक गहरी सांस ली। चाची, माँ, सब लोग। माँ ने मुझे 2000 रुपए दिए थे। शुरू में तो मैंने सोचा अपने पैसे भी मिलाकर कुछ महंगा ले लूं, लेकिन फिर एहसास हुआ अगर मैं ऐसा करती तो मैं एक ऐसे खेल को जीतती जिसके नियम ही गलत होते। और असल में
मैं खुद से ही हार जाती। पूरी छत पर एकदम सन्नाटा छा गया। रिया ने आगे कहा, मैंने अलमारी खोली तो मुझे एक पुरानी साड़ी मिली जो मेरी माँ ने मुझे 12वीं कक्षा में पहनाई थी। मैं उसे बाजार ले गई, उसकी सिलाई ठीक करवाई और थोड़ा रंग भी ताज़ा करवाया। कुल मिलाकर 250 रुपए लगे। वह धीरे से आगे बोली, बाकी के पैसे मैंने केले बेचने वाले चाचा को दे दिए, बांस की टोकरी बेचने वाली लड़की को दे दिए और उस बुजुर्ग को दे दिए जिसे दवाई खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने सोचा, त्योहार है, अगर सिर्फ मैं ही सजूं तो वह खुशी पूरी नहीं होगी। लोगों के चेहरों पर भाव बदलने लगे, आश्चर्य, नरमी और एक अनकही प्रशंसा। सावित्री माँ अनन्या की ओर मुड़ी। और तुम, अनन्या, इस पूजा की थाली में कितना खर्च हुआ? अनन्या ने शांत आवाज में कहा। मैंने 1600 रुपए में सब कुछ लिया, केले, गन्ना, आटा, घी, बांस की टोकरी। और मैंने कोशिश की कि ज्यादातर चीजें उन लोगों से खरीदूं जिनके बारे में इस साल सुना था कि घर की हालत ठीक नहीं है। बाकी के 400 रुपए मैंने मेडिकल स्टोर वाले अंकल को दे दिए ताकि वह उस परिवार की मदद कर सकें जिसका मरीज अस्पताल में है और दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। सावित्री माँ के होंठ हल्के से कांप गए। सुशीमा चाची ने लंबी सांस भरते हुए कहा, सच ही कहते हैं, अमीर बहू और गरीब बहू का फर्क मायके के पैसों से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि तुम दोनों ने इन 2000 रुपयों का इस्तेमाल कैसे किया। छत के एक कोने में चटकीले कपड़े पहनी एक चचेरी बहन धीरे से फुसफुसाई, अगर मैं होती तो शायद अपने पैसे भी मिलाकर खर्च कर देती। और आप, अगर आप रिया की जगह होते, क्या आप पूरे घर के सामने यह मानने की हिम्मत रखते कि आप लगभग धोखा देने वाले थे, या आप चुप रहकर बात को टाल देते? अपना विचार जरूर लिखिए। क्या पता आपका जवाब आपके सोचे से भी ज्यादा रिया जैसा हो। उसी साल छठ के मौसम में एक और गांव था, सोनपुरा। गांव का बाजार चहल पहल से भरा हुआ था। कहीं मोल भाव की आवाज, कहीं दुकानदार एक दूसरे को पुकारते हुए। सुमन बांस की टोकरी से भरी अपनी दुकान के पीछे बैठी थी। हाथ दर्द से भारी हो चुके थे, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी, अगर कुछ टोकरियां और बिक जाएं तो इस साल की छठ के लिए आटा और घी खरीदने के पैसे पूरे हो जाएंगे। उसका पति उमेश मजदूरी करता था, कमाई कम थी, इसलिए सुमन घर चलाने में हाथ बटाने के लिए बांस की टोकरियां बेचती थी। तभी एक कार आकर रुकी। सुमन की बड़ी बहन मधुर कार से उतरी। चमकदार साड़ी, स्टाइलिश चश्मा, पूरा रूप शहर की रौनक लिए हुए। मधुर ने मुस्कुराकर कहा, अरे सुमन, तू बांस की टोकरियां बेच रही है? चल, मैं ले लेती हूं। मुझे 20 दे दे, ससुराल में पूरा खानदान छठ मनाता है। और हां, दाम ठीक रखना, ऐसा मत सोचना कि मैं अमीर हूं तो ज्यादा ले सकती है। सुमन ने हंसकर जवाब दिया, दीदी, मैं सबको जितने में देती हूं, आपको भी उतने में ही दूंगी। मैं भला आपसे ज्यादा कैसे ले सकती हूं? दोनों कुछ देर बातें करती रहीं। फिर मधुर ने पैसे गिनकर सुमन को थमाए। ये लो तुम्हारे पैसे, अच्छे से गिन लेना। मैं रामू को बुलाती हूं, वह टोकरियां गाड़ी में रख देगा। गाड़ी के जाते ही सुमन ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, एक साथ इतना सामान बिक गया। उसी समय मोहल्ले की एक बूढ़ी अम्मा आईं। उन्होंने एक टोकरी उठाकर देखा। सुमन, ये टोकरी तो बहुत मजबूत है, कहाँ से लाई है तू? सुमन मुस्कुराई, मैंने शहर में अपने एक जानकार से बनवाया है। सोचा छठ का बड़ा त्योहार है तो अच्छी टोकरी ही लूं, ताकि लोग इस्तेमाल करके अगले साल भी संभाल कर रख सकें। शाम ढल रही थी। सुमन एक टुकड़ा रोटी खाकर भूख मिटा रही थी कि तभी दूर से फिर कार रुकने की आवाज आई। मधुर उतर रही थी, लेकिन इस बार चेहरे पर गुस्सा और हाथ में वही टोकरियां जिनके हैंडल टूटे हुए थे और बांस की पट्टियां उधड़ी पड़ी थीं। मधुर गुस्से से चिल्लाई, ये लो, संभाल कर रख, तेरी ही चीजें हैं। कैसी टोकरी है ये? हर एक की पकड़ ढीली, टूटने वाली। क्या तूने जानबूझकर मुझे खराब सामान दिया? मैंने तो तेरी मदद के लिए पैसे दिए थे और तूने मेरे साथ यही किया। सुमन हक्की बक्की रह गई। दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने हर टोकरी ध्यान से जांची थी। सुबह से अब तक किसी ने शिकायत नहीं की। मधुर और भड़क उठी, तो क्या तू कह रही है कि मैं झूठ बोल रही हूं?
अभी के अभी पैसे वापस कर, मैं कहीं और से खरीद लूंगी। और हाँ, मैं पूरे बाजार को बता दूंगी कि सुमन खराब टोकरियां बेचती है। फिर वह ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, सुनो सब लोग, यहाँ की टोकरियां मत खरीदना, सब टूटे हुए हैं, अगर पूजा का सामान गिर गया तो। सुमन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने इधर उधर देखा। कुछ लोग रुककर तमाशा देख रहे थे, कुछ अपनी बच्चियों का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ खींच ले गए। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, ठीक है दीदी, ये आपके पैसे, आप टोकरियां यहीं छोड़ दीजिए, लेकिन कृपया इतनी हंगामा मत कीजिए, मेरी सारी पूंजी तो इन्हीं टोकरियों में लगी है। मधुर ने पैसे झटके से छीने और मुड़कर चली गई। बीसों बांस की टोकरियां जमीन पर पड़ी थीं, कई की पकड़ टूटी हुई, कुछ को किसी ने जानबूझकर मोड़कर तोड़ा था। सुमन वहीं धप्प से बैठ गई, आंखें आंसुओं से भर गईं। अब पूंजी चली गई, टोकरियां भी टूट गईं। इस साल की छठ पूजा में मैं आखिर क्या अर्पण करूंगी? सोनपुरा में छठ का दिन। बांस की टोकरियों वाली घटना से दिल टूट चुका था, फिर भी सुमन ने बचे खुचे पैसों को समेटा, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा घी और कुछ केले खरीद लिए। सास ने धीरे से पूछा, सुमन, इस साल तो पहले जैसा सामान नहीं है ना? सुमन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माँ, लेकिन मुझे लगता है छठ की असली पूजा थाली पर नहीं, दिल के अंदर होती है। उस शाम सुमन नदी किनारे पहुंची। हाथ में बिल्कुल साधारण सी पूजा की थाली थी, पर जब उसने सूर्यदेव को जल अर्पित किया तो पूरा मन एकाग्र और सच्चा था। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, छठ मैया, मैं बस यही मांगती हूं, मेरा मन सदा शांत रहे, गरीबी की वजह से मुझे न कभी झूठ बोलना पड़े, न किसी का दिल दुखाना पड़े। सुमन वापस जाने ही वाली थी कि उसकी मायके वाली माँ वहां पहुंची, हाथ में पूजा की थाली लिए हुए। माँ ने चिंतित स्वर में कहा, सुमन, जरा मेरे साथ मधुर के घर चल, वो तबीयत से बहुत परेशान है, कल शाम से ही चक्कर आ रहे थे, आज छठ का दिन है फिर भी उठ नहीं पा रही, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सुमन हकबका गई, माँ, मैं वहां नहीं जाना चाहती, आप जानती हैं टोकरियों वाली बात के बाद मैं उसका सामना नहीं कर पा रही। माँ ने लंबी सांस ली, हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन वो तेरी बड़ी बहन है सुमन, और भूल मत, जब तू बीमार पड़ी थी वही तो थी जो पूरी रात तेरे सिरहाने बैठी रही थी। सुमन चुप रही। तभी उसकी ननद रंजनी आगे आई। रंजनी, दीदी सुमन, आप माँ के साथ चली जाइए, पूजा की थाली मैं घर ले जाऊंगी भैया, और बच्चों को दे दूंगी, मैं सबको समझा भी दूंगी कि आप क्यों गई हैं। सुमन ने अपनी पूजा की थाली को देखा, फिर माँ की ओर, फिर रंजनी की ओर। उसके भीतर कहीं पीड़ित होने का अहंकार अभी भी चिपका हुआ था, जैसे कह रहा हो, मुझे ही क्यों जाना चाहिए। लेकिन नदी किनारे की वह प्रार्थना उसके मन में फिर गूंज उठी, छठ मैया, गरीबी की वजह से मुझे कभी झूठ बोलना न पड़े, न किसी का दिल दुखाना पड़े। सुमन ने धीमे से कहा, ठीक है माँ, मैं आपके साथ चलूंगी। रंजनी, भैया से कह देना कि आज मैं उस व्यक्ति से मिलने जा रही हूं जिसने मुझे दुख दिया था, लेकिन मैं अब उस दुख को अपने भीतर संभालकर नहीं रखना चाहती। मधुर के घर पहुंचने पर कमरा अंधेरा था, खिड़कियां बंद और माहौल में थकान की भारी चुप्पी। मधुर बिस्तर पर लेटी थी, सिर थामे हुए, चेहरा फीका और कमजोर। माँ और सुमन को अचानक देखते ही वह चौंक गई। माँ, सुमन, आप लोग यहाँ कैसे? माँ ने पूजा की थाली धीरे से रखी, उसके पास बैठते हुए बोली, तू बीमार पड़ी है बेटी, और क्या माँ तुझे अकेला छोड़ दे? ऐसा कैसे हो सकता है? सुमन ने धीरे से कहा, दीदी, कल छठ का मुख्य दिन है और आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है ना? मधुर ने थकी हुई सांस ली, काम वाली छुट्टी पर है, सासू माँ दूसरे गांव में है, मैंने सोचा था सब मैं कर लूंगी, लेकिन दोपहर से सिर ऐसा दुख रहा है जैसे फट जाएगा। न ठेकुआ बना पाया, न केले तैयार हैं। सुमन ने अपना दुपट्टा मजबूती से पकड़ा, तो ये सब मैं कर दूंगी, आप आराम कीजिए, मैं और माँ मिलकर सारी तैयारी कर लेंगे। छठ मैया पूजा को पैसों से नहीं, दिल से देखती हैं दीदी। मधुर ने बहन की ओर देखा और उसकी आंखें हल्की हल्की नम होने लगीं। उस रात सुमन मधुर के घर ही रुक गई। वह और माँ मिलकर आटा गूंथ रही थीं।
तवे पर ठेकुआ तला जा रहा था, केले संभाले जा रहे थे और पूजा की टोकरी सजाई जा रही थी। इस बार वे टोकरी जो मधुर ने किसी दूसरी दुकान से खरीदी थी। मधुर बिस्तर पर लेटी थी। रसोई से आती ठेकुए की तड़कती फड़कती आवाज उसके दिल में एक अजीब सी भावना जगा रही थी, कुछ शर्म और कुछ गहरी कृतज्ञता। तभी सुमन कमरे में आई, हाथ में फोन लिए हुए। सुमन, दीदी, मैं आपके लिए छठ के भजन चला दूं? इन्हें सुनते सुनते सो जाइएगा। कल सुबह नदी किनारे जाने के लिए ताकत चाहिए होगी। मधुर ने धीमे से पूछा। तू फोन पर भजन चलाना भी जानती है? सुमन मुस्कुराई। हाँ दीदी, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पति ने नया फोन लिया है। मैं तो हर रात भजन सुनकर ही सोती हूं। पैसों से मैं गरीब हूं, लेकिन छठ मैया से बात करने में गरीबी कभी नहीं आने देती। तीनों माँ, बड़ी बहन और छोटी बहन एक साथ बैठ गईं। भजन की मधुर ध्वनि उस घर में फैलने लगी। एक ऐसा घर जो धन से भरा था, पर न जाने कब से हंसी और गर्माहट से खाली था। मधुर ने मुंह मोड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके दिमाग में लौट आया वह दृश्य, 20 टूटी हुई बांस की टोकरियां, उसकी अपनी गुस्से से भरी चीखें और बाजार के बीच सुमन का सफेद पड़ता चेहरा, कांपते हाथों से पैसे लौटाते हुए। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की, छठ मैया, मैंने अपनी अमीरी का घमंड अपनी ही बहन की इज्जत पर रख दिया। मुझे डर था कि खराब टोकरियां मेरी पूजा को बिगाड़ देंगी, पर मुझे यह डर नहीं था कि मेरा अपना दिल ही खराब हो रहा है। मैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। अगली सुबह नदी किनारे दोनों बहनें साथ खड़ी थीं। उनकी पूजा की थालियां सामने रखी हुई थीं। सूरज धीरे धीरे उगा, उसकी सुनहरी किरणें पानी की सतह पर चमकने लगीं। उनकी माँ पीछे खड़ी थीं, दोनों बेटियों को देख रही थीं और उनकी आंखें नम हो उठीं। कई सालों में पहली बार मधुर और सुमन एक ही पंक्ति में खड़ी होकर एक साथ सूर्य देव को अर्घ्य दे रही थीं और एक ही स्वर में अपनी मन की प्रार्थना फुसफुसा रही थीं। मधुर ने कांपती आवाज में कहा, सुमन, मुझे माफ कर दे। गलती टोकरियों की नहीं थी, गलती हर उस बार की थी जब मैंने अमीर गरीब कहकर तुझे आंका था। सुमन ने धीरे से उत्तर दिया, मैं भी माफी चाहती हूं दीदी, क्योंकि मैंने अपने दिल में तुमसे दूरी बना ली थी। लेकिन मुझे लगता है आज छठ मैया हमारी प्रार्थनाएं ही नहीं, हम दोनों के आपस में बोलने का तरीका भी सुन रही हैं। दूर पटना की छत पर रिया और अनन्या भी सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ा रही थीं। दो अलग अलग जिंदगियां, दो अलग परीक्षाएं, लेकिन सीख बिल्कुल एक जैसी। अमीर हो या गरीब, छठ मैया पैसे की मात्रा नहीं देखती, बल्कि यह देखती हैं कि दिल उन पैसों को किस भावना से और कैसे इस्तेमाल करता है। छठ के दिन के आखिर में सूरज डूब गया था और घरों की रोशनियां एक एक कर जगमगाने लगी थीं। पटना में सावित्री माँ अपनी दोनों बहुओं के बीच बैठी थीं। वह उन्हें वह किस्सा सुना रही थीं जो अभी अभी उन्होंने रेडियो पर सुना था, सोनपुरा की दो बहनों की कहानी। हम जानते, सोनपुरा गारों में देखने में बाथा, जहां बाथा गारों में अभी की रोपशर की दो बहनों की कहानी है। वे दो बहनें थीं, मधुर और सुमन। 4 औरतें थीं, रिया, अनन्या, मधुर और सुमन। 4 अलग सफर, 4 अलग अनुभव, लेकिन नतीजा एकदम एक जैसा। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, और सुंदर टोकरियां और चमकदार लहंगे और महंगी साड़ियां, पर पैसा सच्चा सम्मान कभी नहीं खरीद सकता। सम्मान कभी पूजा की थाली में रखे रुपयों से नहीं आता। वह तब जन्म लेता है जब कोई हमें चोट पहुंचा दे और हम उसे गिराने के बजाय उसे दोबारा उठने में मदद करने का फैसला करें। अगर आप यहां तक कहानी देख चुके हैं तो जरा खुद से पूछिए, आज की कहानी में आप सबसे ज्यादा किस जैसे थे? रिया, अनन्या, मधुर या सुमन? और इससे भी बड़ा सवाल, अपनी जिंदगी के अगले छठ में आप किस इंसान की तरह बनना चाहेंगे? आप किस किरदार से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर यह कहानी आपके दिल को जरा सा भी छू गई हो तो इसे किसी अपने तक पहुंचाइए। क्या पता उन्हें भी अपनी जिंदगी में एक छोटा सा छठ चाहिए हो, ताकि वे दोबारा सीख सकें कि अपने 2000 रुपए कैसे सही जगह इस्तेमाल करने हैं।